हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास 8 शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसमें करेंगे हिस्टोग्राम, ट्रिम्ड मीन एंड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब बिल्कुल डिवोर बुक पे हम लोग चल रहे हैं, हमारे अपने बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक्सक्लूसिवली जो डिवोर बुक में और जो आपके पेपर में आते हैं ज़्यादातर, जब से सिलेबस रिफॉर्म किया है तब से इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, हिस्टोग्राम बनाने पे। ट्रिम्ड मीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है। फिर कुछ कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ आपको वही सब क्लास में कराए जाएंगे, जो कि ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं पेपर में। तो चलो बच्चे, आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सबको पता है व्हाट इज हिस्टोग्राम? क्या होता है हिस्टोग्राम? ये एक तरीके का बार ग्राफ है जिसमें कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होते हैं। इस दोनों में आपको फर्क पता है? ये और ये इस टाइप का ग्राफ हो, और ये दोनों में से कौन सा हिस्टोग्राम है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला बार ग्राफ होता है जिसमें ना हर क्लास के बीच में कुछ गैप होता है, और सेकंड वाले में हिस्टोग्राम यानी एक क्लास का जो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये फर्स्ट क्लास का एंड पॉइंट है और सेकंड क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कॉन्टिन्यूअस क्लासेस और वो भी लिंक से जुड़े हुए। यहाँ क्या है कि बीच बीच में गैप है, एब्सेंट है, इधर कुछ वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है, और उधर वैल्यूज है, हिस्टोग्राम में सारे कनेक्टेड है। तो हमें हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है कि हिस्टोग्राम बनेगा कैसे, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ डेटा, when there is large volume of data, then हिस्टोग्राम में कितने क्लासेस में डिवाइड करेंगे? अब कोई कहेगा ना कि मैम 0 to 10 ले लेते हैं, 10 का मुझे अच्छा लगता है, मेरा लकी नंबर 10 है, चलो 10 का ले लेते हैं क्लास इंटरवल। कोई कहेगा नहीं मेरा 14 है, मैं 14 का लूंगा, कोई कहेगा 20 का लेंगे, कोई कहेगा 50 का लेंगे, कोई कहेगा 5 का लेंगे, कोई कहेगा 2 का लेंगे। तो सबका अलग अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, तो फिर वैल्यूज मैच नहीं करेगी। इसलिए देयर इज एक कॉमन रूल बनाया गया है जो सबको फॉलो करना है। व्हेन देयर इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, देन नंबर ऑफ क्लासेस इज गिवन बाय, कितने क्लास में डिवाइड होना चाहिए ये हम निकाल सकते हैं। और पता है बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है number of classes is equal to root n. Number of classes is equal to root n, where n is number of observation, where n is observations, n जो है वो observations है, ठीक है। इस रूल को हम लोग कहते हैं, इस पर्टिकुलर रूल को एक नाम दिया गया। किसी को कुछ आइडिया है क्या नाम है इनका? अगर आपने पढ़ा होगा मेरे वीडियो से या कहीं से लास्ट ईयर के वीडियो से, तो आपको पता होगा। रूल ऑफ थंब, इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ थंब। ये बताता है हमें कि नंबर ऑफ क्लासेस आप जब डिवाइड करोगे तो रूट अंडर एन कर देना, एन कर देना। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वैसे बुक तो आप सभी के पास अभी होगा नहीं, रीडिंग होगा नहीं। रीडिंग किसी के पास है? नहीं है ना? तो अभी अपनी मर्जी से ही मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुक में तो 90 ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड इफ यू डोंट हैव बुक तो पॉसिबल नहीं है मुझे 90 ऑब्जर्वेशंस को लिखना और उन सबको सॉल्व करना। अभी अपनी मर्जी से ले लेते हैं। सपोज करो x हमें गिवन है
2 3 4 2 2.2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 9 10 11 बहुत हुआ 11.1 11.9 काफी हो गया। देखो तो जरा कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक और कर ही दे क्या? एक और कर ही दो, चलो पूरा कर देते हैं 20.2। अब हो गया 20। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्कस हिस्टोग्राम बनाने का तरीका, कि हिस्टोग्राम कैसा बनना चाहिए, कितना कितना उसका गैप रखना चाहिए, वो भी हम निकालेंगे हिस्टोग्राम। फिर फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शन, वही प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, प्रोपोर्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे पेपर में, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो चलो इसमें सबसे पहला काम होता है कि हिस्टोग्राम हमें बनाना है, और नेचर ड्रॉ हिस्टोग्राम, एक और पार्ट ऐड कर लो, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड डिस्कस नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ। ये भी दो काम और मैंने ऐड कर दिए। देखो यहाँ पर n की वैल्यू है 20, n की वैल्यू कितनी है 20। तो बाय रूल ऑफ थंब नंबर ऑफ क्लासेस, कितने क्लासेस में इनको डिवाइड करना चाहिए, वो हो जाएगा रूट अंडर n। अच्छा, कैपिटल एन और स्मॉल एन एक ही चीजें होती हैं, आप हर जगह कैपिटल एन ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ जाएगा रूट अंडर 20, लगभग लगभग कितना हो जाएगा रूट अंडर 20। कैलकुलेटर, where is my calculator, just a minute। रूट 20, दिस इज 4.472, लगभग लगभग कितना, लगभग 4 क्लासेस आप ले सकते हो, लगभग आप 4 क्लासेस ले सकते हो। आप 4 क्लासेस ले लो तो भी चलेगा, और 5 क्लासेस ले लोगे तो भी चलेगा। वैसे मैंने 4 क्लासेस ही ले लिया राउंड ऑफ करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 क्लासेस ले लिया, 4 क्लासेस करोगे तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो हमारा डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जल्दी बताओ। 2। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो लगभग लगभग गैप कितने का है 20 का है ना। तो विड्थ ऑफ क्लास निकालने के लिए कि एक क्लास का कितना गैप रखना है, इसके लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस कर दो। गैप है पूरा 20 का, और अगर 4 क्लासेस में डिवाइड करना है यानी एक में आप 5 का गैप रखो, 5 5 5, तो टोटल 20 का गैप मैनेज हो जाएगा। तो इधर आ गया 20.2 माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस 4 रखना है, तो लगभग ये 18.2/4 कितना आ गया 18.2 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 18.2 डिवाइडेड बाय 4, 4.55। तो थोड़ा 4.5 से ज़्यादा हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 5 मान लेंगे, 5 5 का क्लास इंटरवल ले लेंगे। तो अब देखो तो जरा 5 5 का क्लास इंटरवल ले लेंगे लगभग लगभग, तो कितना आ जाएगा ये
और सबको कवर अप करना है, 20.2 भी है, ठीक है। तो 2 से चले जाएंगे 7, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, 2 से 7, 7 से 2। अच्छा, आपको ये पता है ना कि इसमें 2 इज इंक्लूडेड बट 7 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 7 आ रहा होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इस क्लास में नहीं लेंगे। ये सबको पता था। 12 5 17, 17 5 21, नहीं 22, और 22.2 एक डेटा है ना, बस थोड़ा सा अलग हो गया है, इतना इतना चलता है। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, अच्छा 20.2 है, तब तो फिर ठीक है, आ गया हमारा 20.2 इसी के अंदर आ जाएगा ना। तो ये हमने बना लिया क्लास। अब फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी 2 और 7 के बीच में देखना है कि कितने वैल्यूज आ रहे हैं। 7 इंक्लूड नहीं होगा, 7 से छोटी वैल्यू देखनी है, छोटी 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 छोटी, और कोई भी कोई है, ये है ये है ये है, ये सब लगता है इसी में आ गए क्या। कितने हैं काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऑब्जर्वेशन इसी क्लास में आ गया। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब 7 to 12 में 7 भी इंक्लूड कर लेंगे, 7 8 9 10 11 11.1 11.9, 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में आ गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7। 12 से 17 के बीच में है कोई ना, कोई नहीं है 12 से 17 के बीच में, गायब कर दो, यानी कि 0। और 17 से 22 के बीच में कितने हैं, बस एक ही है, 20.2 1। ये मैंने क्वेश्चन बनाया इसलिए 0 आ रहा है, हो सकता है एग्जाम में 0 ना आए। अब हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके लिए आपको टोटल समेशन एफ निकालना पड़ेगा। टोटल समेशन एफ इज हाउ मच, 13 7 20 और 21। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है f1 बाई समेशन एफ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी बाई समेशन एफ, f3 बाई समेशन एफ, f4 बाई समेशन एफ। निकालो तो सबको। नाउ वी नीड कैलकुलेटर। ध्यान से देखो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 21, 0.6190। f2 is 7, 7 by 21, 0.3333। इन बिटवीन, हाँ बोलो, वो हम बताएंगे, थोड़ा सा एरर आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आता ना, थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है। उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन है। f3 अपॉन समेशन f, ये तो 0 ही होगा, और ये हो जाएगा 1 बाई 21। बता रहे हैं, एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है। सब कुछ इतनी सारी बातें अभी डिस्कस करनी है ना, अभी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाला है, अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं कि मैम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये आना चाहिए 1, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं आता, क्योंकि आप ऊपर में करोगे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 और नीचे में समेशन f, तो लॉजिकली तो थ्योरेटिकली तो यही आना चाहिए कि ऊपर भी समेशन f है और नीचे भी समेशन f है, तो थ्योरेटिकली तो इट शुड बी 1। तो थ्योरेटिकली इट शुड बी, आइडियल कंडीशन में तो 1 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली नॉट इक्वल टू 1, बट प्रैक्टिकली नॉट
इक्वल टू 1, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया। देखो तो जरा सम कितना आ रहा है। जब हम कोई स्टैट्स में कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इन बिटवीन कैलकुलेशन, मतलब जब तक हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे तब तक डेसिमल के बाद 4 डिजिट आप ले सकते हो, और फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है। इसलिए मैंने हर जगह 4 डिजिट्स लिए हैं। तो 0.6190 प्लस 0.3333 प्लस 0.0476. This is not exactly 1, but sum is 0.9999 near to 1. Exactly 1 नहीं आता, near to 1 आता, क्योंकि हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। ये राउंडिंग की वजह से आता है, राउंडिंग ऑफ की वजह से, राउंडिंग फिगर्स की वजह से ऐसे आते हैं, राउंडिंग फिगर्स की वजह से। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहीं से प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बताएगा आउट ऑफ 21 only these are between 2 and 7, so what is the probability of observations between 2 and 7? So this is the probability 61%, 33%। इसलिए धीरे धीरे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चैप्टर 1 में सिखाया जा रहा है, और चैप्टर 2 में हम शिफ्ट कर जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज आल्सो व्हाट, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, सैंपल इवेंट बाय सैंपल होता है। तो वहां भी तो हम प्रोपोर्शन ही निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ भी हम प्रोपोर्शन ही निकाल रहे हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रोपोर्शन है, दो चीज का रेशियो है। आई बात समझ में? लेकिन अभी चैप्टर 1 में हम प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के पीछे मकसद होता है प्रोबेबिलिटी का ही अप्रोच तक जाना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है कि आउट ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन 13 आर बिटवीन दिस, so 61.90% observations are lying in the first class। आई बात समझ में? ऐसे लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब आपको देना है। what fraction of what proportion of observations are, पहला, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, लेस देन, क्या दे दे, लेस देन, क्वेश्चन मैंने बनाया है लेस देन 12 दे देते हैं। बी है बिटवीन 7 to 17, more than 7, और बिटवीन दिस इंक्लूसिव, एक और दे देते हैं, बिटवीन इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का तो इसमें होगा नहीं, हो गया एटमोस्ट, और सब हो गया, लेस देन एटमोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी ए पार्ट का आंसर, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 12। अब देख करके आप बताओ 12 से छोटा कितना प्रोपोर्शन होगा, कितने डेटा जो है वो 12 से छोटे होंगे आउट ऑफ टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई आइडिया नहीं? ध्यान से सुनो, 12 से छोटे में ये तो आ ही जाएगा, पूरा का पूरा क्लास ही, पूरे के पूरे 13 वैल्यूज 12 से छोटे हैं, और इधर 7 वैल्यूज भी 12 से छोटे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन 12 इज 20, और प्रोपोर्शन बोलेगा तो 20/21, या फिर आप सीधा इस प्रोपोर्शन को ऐड कर दो ना, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, जो निकाला है टेबल उसका भी तो यूज करना है। तो लेस देन 12 का मतलब है 0.61 जो हमने निकाला है 0.6190 प्लस 0.3333 निकाल लेंगे, आगे आंसर
नेक्स्ट है बिटवीन 7 टू 17, इनक्लूसिव मतलब 7 और 17 को इंक्लूड कर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो चलो 7 तो उसमें आ गया, 17 इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। 7 टू 17 में हम इसी दोनों क्लास का लेंगे, इन दोनों का कितना आ रहा है 0.3333 प्लस 0, मोर देन 7, मोर देन 7 में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ये तीनों क्लास लेंगे हम लोग मोर देन 7 में। तो प्रोपोर्शन मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालना होता है, मैं तो तीनों का सम कर देंगे। तो 0.3333 प्लस 0 प्लस 0.0476, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। आ गया पहला क्वेश्चन समझ में? क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है। देखो पहला जो टॉपिक है ना, हमें हिस्टोग्राम बनाना सीखना है। आखिर हिस्टोग्राम की जरूरत क्या पड़ती है? मैंने तो काफी कम वैल्यूज ले रखे हैं ना, 20 वैल्यूज ही ले रखी है। अच्छा सबका सम 20 नहीं आ रहा क्या? देखो तो कि कहीं कुछ गलत हुआ है। सम भी हाँ हाँ वो तो 20 आना ही चाहिए। देखो तो कहीं गलती हुआ था क्या? इसको रेड से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किससे छोटे लेने हैं हमें? अच्छा 7 नहीं लेना था, 10 हो गया ना यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो वैल्यूज आ गई। अच्छा मैंने गलत काउंट किया था, एक मिनट। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर भी 21 ही कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा बस चेंज कर देते हैं। कहाँ चेंज होगा आपको आइडिया है? यहाँ चेंज कर दो 21। जब काउंटिंग करके 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो रूट अंडर 21 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्विंग पे। 4.58 आ जाएगा, हाँ तब फर्क पड़ जाएगा। 4.58 आने की वजह से हम अप्रोक्सीमेट करके कितना ले लेंगे, कितना ले, हाँ तो अब 5 क्लासेस ले लेंगे। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4 आ जाएंगे। तो इतना चेंज करने से अच्छा है कि हम एक ऑब्जर्वेशन को उड़ा दें। चलो कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो 5 क्लासेस से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18.2 डिवाइडेड बाय 5 क्लासेस 3.64। सो दिस इज 3.64। तो अप्रोक्सीमेटली हमें कितने बनाने हैं, विड्थ ऑफ क्लासेस 4 रखनी है। तो 2 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 6 तक जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा तो काम 2 मिनट लगना, क्योंकि समझ तो चुके हैं हम लोग। अब करेक्शन भी कर लेते हैं, समझ लेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये हो गया, 4 ऐड कर देना है, तो 2 टू 6, 6 टू 10, और 10 टू 14, 14 टू 18, 18 टू 22। अब बताओ 2 से 6 में कितने आ रहे हैं, ब्लैक से ले लेते हैं। 2 3 4 2 2 3 4 5। अब इस 6 को नहीं लेना है, 3 4 कितने हो गए ब्लैक वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 हो गए। तो यहाँ पर 11 डाल देंगे। अब 6 से 10 में
6 7 8 9 10 तो नहीं आएगा इसमें, 6 7 8 9 बस 4 आ रहे हैं ना वैल्यूज, 4। अब 10 से 14 में देखना है, 1, 10 से 14 में 2 3 4 4 कितने यार, 5 कौन सी, फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 6 7 8, अच्छा 6 9, हाँ 5 वैल्यूज आएगी। और इधर कितने हैं, 10 11 11.1 11.9, 4 वैल्यूज आ रही हैं। और इसमें खाली हो गया 0 और इधर हो गया 1, तो ये 21 हो गया। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी चेंज होंगी सारी। इलेवन बाई 21, 11 डिवाइडेड 0.5238, and this one is 5 by 21, 5 divided by 21 is 0.2380, 0.2380. Next is 4 by 21, 4 divided by 21, 0.1904. Next is 0, f5 by summation f, 1 by 21, ये तो जो पहले लिखा था वही रहेगा, 1 divided by 21, 0.0476। अब इनका एडिशन करो तो 0.5238 प्लस 0.2380 प्लस 0.1904 प्लस 0.0476, 0.9998। बस इसमें यहाँ पर फर्क पड़ गया, ये 8 बन गया, तो नियर टू 1 होना ये चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि हम राउंड ऑफ करते हैं। अब लेस देन 12 में देखो तो कौन कौन से आएंगे, अब ये सारे हट जाएंगे वैल्यूज, जस्ट अ मिनट। देखो अब लेस देन 12 में, लेस देन 12 अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर करना पड़ेगा 14, क्योंकि 12 इसके बीच में आ जाएगा, वो हमें नहीं लेना है। बिटवीन 7 टू 17, 18 कर दो, मोर देन 6 कर दो, ठीक है, क्वेश्चन बदल दिया मैंने। अब लेस देन 14, लेस देन 14 में बच्चे तीनों आ जाएंगे प्रोपोर्शन, लेस देन 14 में तीनों प्रोपोर्शन आ जाएंगे, ये भी और ये भी, तो तीनों का सम कर देंगे, 0.5238 प्लस 0.2380 प्लस 0.1904, बिटवीन 7 टू 18, बिटवीन 6 टू 18 कर लो, 6 टू 18, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो दिस एंड दिस। जब भी प्रोपोर्शन पूछा हो तो हम इसी तरीके से हिस्टोग्राम बना करके और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल करके प्रोपोर्शन निकालते हैं। मोर देन 6, मोर देन 6 में ये सब आ जाएंगे तीनों, तो 0.2380 प्लस 0.1904 प्लस 0.0476। और अभी बहुत कुछ करना है, अभी हमें हिस्टोग्राम भी बनाना है, अभी तो खाली 3 काम हुआ है, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ है खाली, प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी हिस्टोग्राम बनाना है और नेचर ऑफ ग्राफ भी डिस्कस करना है, जो हमने स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस पढ़ रखा है वो। नाउ सी, तो इसमें क्वेश्चन जो है सीधा इसी टॉपिक से ही शुरू हो रहा है, तभी तो हम लोग इसको स्टार्टिंग अच्छा नहीं मानते डिवोर का, कि यहीं से इसी सेक्शन से ही आपको शुरू करना है कि व्हेन देयर इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो हमें हिस्टोग्राम बना करके, और काफ़ी कुछ हिस्टोग्राम से क्या क्या पता लग सकता है क्लास इंटरवल से, वो सारी बातें हमें करनी है इसमें।
तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये समझ में आ गया आपको, पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या हमें टेबल बनाना होगा, क्लास बनाना होगा, हर चीज निकालना होगा। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें n इज इक्वल टू है एग्जाम्पल 10.1 1.10 है, सॉरी। आपके बुक में ये आप जरूर करना जब आपके पास रीडिंग आ जाएगी तो 1.10 में देयर इज n इज इक्वल टू 90, रूट n लेकर के आपका क्या आ जाएगा, रूट 90 आ जाएगा 9.4868, तो लगभग आप 9 क्लासेस में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू जो है और मैक्सिमम वैल्यू के गैप को 9 से डिवाइड कर देना तो क्लास का हाइट आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से सेम तरीके से आप उसको सॉल्व करना। समझ में आ रहा है आप सभी को, या अभी कुछ और पूछना है, या हिस्टोग्राम बनाए? आ रहा है सबको समझ में? ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है फर्स्ट चैप्टर से, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। 10 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं। आ रहा है सबको समझ में? बोलो तो सही। टू से 6 लिखा है, लेकिन 6 इसमें नहीं आएगा, 6 यहाँ आएगा। ठीक है, लोअर वाला इंक्लूडेड होता है, अपर वाला इंक्लूडेड नहीं होता। तो एक ऐड करके मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, 6 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन गैप 6 का है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे सोचो ना, ये रहा 2 3 4 5 6। 6 नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बीच की सभी वैल्यूज आ रही है। कितने हो गए, 1 2 3 4। ऐसे सोचा जाता, 5.99 भी रहता तो भी हम ले लेते। तो लेंथ जो है ना गैप नंबर लाइन पे, वो 4 का है। 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन में सिर्फ 5 होगा और 6 होगा। 5.1 भी तो हो सकता है, 5.9 भी तो हो सकता है, तो वो सारी वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो आप ऐसे मत सोचो कि 6 जब नहीं ले रहे हैं तो 2 और 5 के बीच में 3 ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब समझ में आ गया, या आप क्या पूछना चाह रहे थे, वो +1 आपको उसका जवाब मिल गया? ठीक है, अब चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए मुझे फिर से वही डेटा चाहिए होगा एक बार। 2 से 6, 6 से 10, 10 to 11। चलो हिस्टोग्राम में 2 से 6, 2 से 6, 6 से 10, मुझे 22 तक जाना है इक्वल इंटरवल करते हुए, और एफ में मैक्सिमम वैल्यू 11 तक गई हुई है। 2 से 22 तक जाना है। 2 4 6 8 10 12 14, ये लगभग लगभग आपको स्केल से लेना होगा, स्केल से, रूलर से। 18 20, आ गया इतनी जल्दी? 12 14 16 18 20 22 24 सो ऑन। अब वाई एक्सिस का आप अलग स्केलिंग कर सकते हो। 11 चाहिए ना, लेकिन जब हमारे पास स्पेस है तो हम अलग क्यों करें, नहीं रहेगा तब हम अलग अलग कर सकते हैं। इधर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी एफ, और इधर लिख देंगे एक्स। पहला क्लास कहां से कहां तक है, फर्स्ट क्लास कहां से कहां तक है, देखो तो जरा। 2 से 6 तक और हाइट रखनी है 11। 2 से 6 तक और हाइट रखनी है 11। यहाँ 2 के सामने और 6 के सामने हाइट रखनी है 11। ये बन गया पहला टावर। अब 6 से जाना है, 2 से 6 गए तो 6 से 10 होगा जरूर नेक्स्ट वाला। 6 से 10 में हाइट रखनी है 5। 5 मतलब इन दोनों के बीचों बीच, 6 से 10 के बीच में हाइट हो गया 5।
उसके बाद से 10 to 14 के बीच में हाइट हो गई 4। बहुत ही आराम से बनाना, क्योंकि 10 to 14 के बीच में हाइट हो गई 4 ना, 4 थी, भूल गए, 401। अच्छा 4 0 और 1, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ये क्या बन गया हमारा? हिस्टोग्राम। कलर कर दो इनको। थोड़ा पता लगेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर बस एक लाइन 0 पे ये हो गया। हिस्टोग्राम तो हमने बना लिया। अब हमें शेप जो डिस्कस करना है, शेप का ध्यान दो। इसका मिडिल पॉइंट ले लेना, जो भी टावर है उनके बिल्कुल मिड वैल्यू, ना छोटी ना बड़ी, बिल्कुल मिड वैल्यू ले लेना है हमें। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। नाउ सी, अब ये जो है हिस्टोग्राम्स जो हैं उनके बीच के मिडिल वाले डॉट्स लेने हैं, मिडिल वाले डॉट्स लेने हैं। अब डॉट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करो, देखो डॉट्स को ज्वाइन करो, डॉट्स को ज्वाइन करो, आपको कैसा शेप मिल रहा है? कैसा शेप मिल रहा है डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद? कुछ ऐसा शेप मिल रहा है। दिस इज द शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यहां से जोड़ दोगे। सो इट इज द शेप ऑफ द कर्व, इट इज द शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, अभी तो इसका कुछ हम लोग ज्यादा बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम ये आया है, दिस वन इज मैक्सिमम एंड दिस वन इज, दो मैक्सिमम हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राफ में जब भी दो मैक्सिमम दिखते हैं तो ये दोनों मोड होते हैं बच्चे, मोड, मोड। यानी एक ये भी मोड है और एक ये भी मोड है। ये मोड अपने इस क्लास का होगा, ये मोड पूरे का होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कुछ समझ में आया आपको? और इसको अगर देखोगे तो राइट जो है वो ज्यादा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड भी कह सकते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। यानी अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी हमें एक्स की, और बोल दे नेचर ऑफ द ग्राफ पता लगाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, सब कुछ बनाओ, और सपोज करो आपका ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए जो कि आपके बुक वाले में आएगा। जब आप एग्जाम्पल करोगे, ऐसे दो छोटे छोटे होंगे, फिर एक बड़े होंगे, फिर एक बड़े हिस्टोग्राम होंगे, फिर एक और बड़े हिस्टोग्राम होंगे, लाइक दिस वे। तो जब आप इनका मिडिल पॉइंट ज्वाइन करोगे, कैसा शेप मिल रहा है आपको? कैसा शेप मिल रहा है आपको? लॉन्ग टेल जो है, इसमें एक और बनता है, ठीक है। लॉन्ग टेल जो है आपका राइट हैंड साइड पे मिल रहा है, यानी ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। सो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड, और थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है बेल शेप का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट हो गई है या बहुत फ्लैट हो गया, ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड एंड मेसोकर्टिक,
आपको पता ही है, अगर ऐसा कुछ होता तब हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड और लेप्टोकर्टिक बोलते, थोड़ा ज्यादा ही नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा ही हाइट होता तो, लेकिन ऐसे बोलेंगे। कौन सा? इसको? इसमें कुछ, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया था ना, इसलिए इसका कुछ परफेक्ट मिल नहीं रहा है। ये नॉर्मल के शेप में ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा थिन और ज्यादा हाइट वाली कर्व तो मिली नहीं है कहीं पर, तो इसको हम नॉर्मल ही कहेंगे, यानी मेजोकर्टिक। मेजोकर्टिक कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं उसके हिसाब से मेजोकर्टिक कह सकते हैं। ठीक है। अब तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप, क्या है, आ सकते हैं दो मैक्सिमम। कभी कभी आपका ऐसे आ जाएगा, हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम, कभी कभी ऐसे आ जाएगा, फिर अचानक से बढ़ने लगेगा। क्यों नहीं आ सकता है? दो मैक्सिमम आ सकता है। तो जब आप मिडिल पॉइंट लोगे, क्योंकि ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि कैसा हिस्टोग्राम बन रहा है आपका। तो इसको हम लोग कहेंगे दो मैक्सिमम आ रहे हैं, यानी दो मोड है, एक ये मोड है और एक ये मोड है। इसको हम लोग कहेंगे बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते कि इज इट बाई मॉडल और यूनी मॉडल, तो आपको बताना है कि ये बाई मॉडल है या यूनी मॉडल है। ठीक है, बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी अलग भी आ जाते हैं तो भी हम इसको बाई मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आ जाए तो भी बाई मॉडल बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो भी चलेगा, जैसे इसको मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, क्योंकि ये अपने इस क्लास इंटरवल के लिए तो मोड है, और ये अपने इस क्लास इंटरवल में भी मोड नजर आ रहा है, तो दोनों मोड अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, इसलिए हम इसको बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन होता है कि इज इट यूनी मॉडल, इज इट बाई मॉडल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, क्या इसमें कर्टोसिस? कर्टोसिस तो नहीं पूछते, खैर आपकी बुक में सिर्फ स्क्यूनेस है, डिवोर वाली बुक में तो ज्यादातर स्क्यूनेस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात बच्चे? तो ये एक टॉपिक हुआ है। मल्टी मॉडल भी होते हैं, मल्टी मॉडल का बना लो शेप। अगर कभी ऐसे ग्राफ आ गया, दिस इज मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल, दिस इज कॉल्ड मल्टी मॉडल ग्राफ। नेक्स्ट बच्चे, अब हम लोग चलेंगे ट्रिम्ड मीन पे, ट्रिम्ड मीन पे चलेंगे। तो ये टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को, हिस्टोग्राम और उससे रिलेटेड बातें। तो ये है हमारा 1.2 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, और मैंने असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोग्राम के ऊपर, वो आपको करने होंगे। ठीक है बच्चे, अगर किन्हीं को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाना आ गया, क्लास बनाना आ गया, क्लास के बाद यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है, ये निकालना आ गया। ठीक है, उसके बाद से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया। प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछ सकते हैं वो, कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन दिस एंड दिस, लाइक दिस वे। देखो बच्चे, बाई मॉडल में क्या है कि ये हो गया एक मॉडल और दूसरा वाला मॉडल। आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ आपने मैंने ग्राफिकल नहीं पढ़ाया था ना आपको, मीन मीडियन मोड, इसलिए आपको पता नहीं है। मॉडल में है, अगर इधर x रखते हैं और इधर f रखते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, इसके सामने का जो है वो है मोड, इसके सामने का जो है वो है मोड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर होती है उसके सामने वाली वैल्यू को हम लोग मोड कहते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड होता है, वही सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड होता है। अगर ग्राफ में ऐसा दिख गया,
दूसरा वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता लग जाता है ना देख करके। तो बताओ यहाँ पर अभी फ्रीक्वेंसी पूरे क्लास का अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्लास देखेंगे तब तो एक ही मोड है, लेकिन मोड का मतलब होता है कि उसके पहले फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज कर रही होगी और बाद में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, उसको कहते हैं मोड, उसको कहते हैं मोड। तो ये हो गया मोड, तो ये भी हो गया मोड, ये भी हो गया मोड, ये भी हो गया मोड। तीनों मोड हो गया, क्योंकि इस मोड के पहले भी कुछ टाइम तक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी और फिर घटी। नेचर देख रहे हो, और बेल शेप्ड पूरा एक घंटे का स्ट्रक्चर जो है बेल का शेप पूरा बनना चाहिए, मोड मिल जाएगा हमें। यहाँ पर भी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फिर फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो ये भी मोड हो गया और ये भी मोड हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई मॉडल या मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चे? कौन सी क्लास का है ये मोड आप खुद ही पहचान सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के क्लास का होगा। इसको कहते हैं पार्टीशन वाइज मोड ना। ये इस क्लास का मोड होगा और ये इस क्लास का, ये तो खैर पूरे का ही मोड है, इस क्लास के लिए मोड यही अपीयर हो रहा है, मतलब जिसके पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फिर फ्रीक्वेंसी घट रही है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगाओ ना, ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमा आपने कितना पढ़ा था, ये सभी लोकल मैक्सिमा नहीं है। तो ग्राफ में जितने भी लोकल मैक्सिमा के पॉइंट होंगे ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज मोड, और उसमें से ग्रेटेस्ट मोड ये होगा, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट मोड। ठीक है, एंड दिस वन इज द लोएस्ट मोड। ओके, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, शेप से आइडिया लग जाता है। घबराओ नहीं, आप लोगों को बाई मॉडल से ज़्यादा कुछ नहीं आना है, मल्टी मॉडल ये सब नहीं आता है, बाई मॉडल ही ज़्यादातर बस यहीं तक आपको आना है। या तो ग्राफ यूनी मॉडल बन रहा होगा या बाई मॉडल बन रहा होगा। जब भी ग्राफ में एक बार मैक्सिमम हो करके फिर दोबारा मैक्सिमम होगा, चाहे कितना भी हो, इसको भी हम बाई मॉडल ही बोलेंगे। सीधा सा बात है, दो लोकल मैक्सिमा बाई मॉडल हो गया वो। आई बात समझ में? बोलो तो सही, समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारा डिवोर में ना 1.2 है। दिस ऑल टॉपिक इज कवर्ड इन 1.2। आप अगर पढ़ना चाहते हो, जब रीडिंग आ जाएगा तो आप वहां से पढ़ सकते हो। दिस इज सेक्शन 1.2। अब सेक्शन 1.3 और 1.4 भी है हमारे कोर्स में। थोड़ा सा आज हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं सेक्शन 1.3 का। देखो, स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा ब्रांच है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग एक बहुत बड़ा टेक्निक है, हमारे भी कोर्स में आएगा सैम्पलिंग, चैप्टर 5 में आएगा सैम्पलिंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा सैंपल का आइडिया आपको यहीं दे दिया जाता है चैप्टर 1 में, फिर चैप्टर 5 में सैम्पलिंग आता है। मान लो कि ये पूरा पॉपुलेशन है, मान लो कि ये पूरा पॉपुलेशन है और इसमें ये सब छोटे छोटे सैंपल हैं, बहुत सारे सैंपल होंगे, छोटे छोटे सैंपल हैं। हर सैंपल का अपना मीन होगा, x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, सबका अपना अपना मीन होगा। हर सैंपल का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, s1, s2, s3, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए s यूज कर रहे हैं, s5, s6, सो ऑन, ब्लू वाले से भी कर देते हैं, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सैंपल बना सकते हैं। आखिर सैंपल बनाते क्यों हैं?
मान लो कि अगर मुझे इंडिया के लिए कोई फैक्ट्री डिजाइन करनी है इंडिया में, तो पूरे इंडिया के मार्केट को अगर मुझे कवर करना है तो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हो गया मेरा डेटा। मुझे मान लो कोई ऐसा टेस्टी चीज बोलो ना फ्लेवर वाला, चलो चॉकलेट फ्लेवर, मुझे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है। चॉकलेट होता है, बटर स्कॉच होता है, वनीला होता है, काफी सारे होते हैं। मुझे पता लगाना है कि चॉकलेट फ्लेवर को कितने पर्सन लाइक करते हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल। उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि कितने मशीन्स या कितने सब कुछ, कितने कारीगर चॉकलेट फ्लेवर वाले होंगे, इंजीनियर्स वगैरह, कितने वनीला वाले का ऑर्डर दिया जाएगा, कितने उनका ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। लेकिन पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को क्या कवर करना पॉसिबल है? अब बड़े बड़े सारे ग्रेजुएट्स वाले लोगों को बुलाएंगे, सबको हायर करेंगे, तो पता चलेगा कि पूरे इंडिया को कवर करते करते कहीं नए बच्चे जन्म ले चुके हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, 15-20 साल लग जाएगा, फिर मेरी फैक्ट्री तो कभी शुरू होगी ही नहीं। बात को समझो जरा, जो लॉजिक है, क्वेश्चन पे मत जाओ। पूरे पॉपुलेशन को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, ना इतना टाइम होता है, ना इतना मनी होता है कि हम सर्वे करा सकें, क्योंकि हम तो घर घर जाएंगे नहीं ना। नए नए जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हीं को हायर करते हैं, कुछ इंसेंटिव दे करके उन्हीं से सर्वे कराते हैं। आपके घर पे भी आते होंगे एमबीए के स्टूडेंट, आ रहे हैं सर्वे कर रहे हैं, आपको बस यस और नो टिक करते जाना है, ये सब करते जाना है, फॉर्म लेकर के आते होंगे। तो वो ना सैम्पलिंग हम कर सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। पूरे पॉपुलेशन को सिर्फ एक ही चीज कवर कर सकती है, वो कौन सी चीज है? कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास पैसा कभी भी कम नहीं पड़ता और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, इंसानों की भी कमी नहीं है, बता सकते हो? गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट भी अपने हाथ पैर जोड़ लेती है, 10 साल में एक ही बार सेंसस रिपोर्ट कराती है। आपने कभी ध्यान दिया है क्यों? हर 10 साल पे एक बार सेंसस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो उनको 1 महीने का काम छोड़ करके इसी में लगा देती है कि भैया आप मेरे लिए सेंसस का रिपोर्ट तैयार करो। वो घर घर जाती है, गांव गांव, शहर शहर, एवरी हाउस को कवर किया जाता है। पूछा जाता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। अब जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक ही साथ इतना पेज भी भर दिया जाता है ना फॉर्म। तो गवर्नमेंट के पास जो सेंसस का डेटा रहता है, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं कि कितने वोटर्स हैं या कितनी रोजगार करनी है, वो नंबर ऑफ पीपल, कितने एज ग्रुप है, सारा डेटा उनके पास रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट तो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके खुद के टीचर्स, उसके खुद के वर्कर्स हर कोने कोने में फैले हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी है, और 10 साल में एक बार कराती भी है, 6 महीना साल भर में काम हो जाता है उनका पूरा। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा सकता है। पता नहीं, जितना फैक्ट्री से कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा तो खर्च सर्वे में ही करा दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, इसलिए सेंसस रिपोर्ट 10 साल में एक बार बनता है। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 लोगों का दिल्ली से ले लिया, 2-4 लोगों का मुंबई से ले लिया, 2-4 लोगों का कोलकाता से, चेन्नई से, ऐसे हर स्टेट में से 5-5 लोगों का फॉर्म भर के, ऑनलाइन फॉर्म भर के पूछ लिया, और वहीं से अपना एक जनरल डिसीजन जनरेट कर दिया कि इतने लोग, 30% पीपल आर लाइकिंग वनीला, 40% आर लाइकिंग चॉकलेट, एंड बाकी के फ्लेवर्स बाकी के 30% में आ जाते हैं। तो ये जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, ये सैम्पलिंग पे किया जाता है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कवर द होल पॉपुलेशन। So we take a small sample of population, a small part of population, and we consider it, it is called a sample. It is called a sample. तो यहाँ पर बच्चे आपको यूनिवर्स के बारे में देखना है। It is the, it is the whole population. It is the whole population to be considered. जिसको हम कंसीडर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद है सैंपल। सैंपल में है इट इज सबसेट ऑफ, it is subset of population, where it is subset of population where we
take a small fraction of observations. ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स के मीन को पता है किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. सैंपल मीन x बार. तो अभी तक हमने जितना भी मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला पढ़ा है वो सब सैंपल मीन के लिए थे. सैंपल मीन तो वही होता है समेशन x बाई n. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग होता है बच्चे. रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन. और ये n माइनस वन क्यों लेते हैं n की जगह, इसका प्रूफ करना है हमें चैप्टर 6 में. प्रूफ है इसका पूरा, 2 पेज का प्रूफ है, चैप्टर 6 में करेंगे कि n की बजाय क्यों लेते हैं n माइनस वन. जब आप काफ़ी कुछ जान जाओगे, एक्सपेक्टेंसी, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, सारा कुछ चैप्टर 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, तब जब 6 में चलेंगे ना, तब इसका प्रूफ पढ़ेंगे. अभी आपको बस मान लेना है कि मैम कह रही है, इसलिए मानना है. आपको n माइनस वन लेना है सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए. प्रूफ करेंगे चैप्टर 6 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार आ चुका है प्रूफ इसका. तो ये है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? सिग्मा से. ये हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n. वहाँ पर पॉपुलेशन में हम इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन अब हमें मिलेगा ही नहीं, भूल ही जाओ. बहुत कम ही चांस है कि पॉपुलेशन मिलेगा. तो ज़्यादातर अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? अब जब डिवोर्स शुरू हो जाएगा तब हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, n माइनस वन वाला. ठीक है बच्चे? तो ये इतना हो गया. उसके बाद से मीन मीडियन मोड तो हमने कर ही रखा है, लेकिन अब हमें करना है ट्रिम्ड मीन. ट्रिमिंग होगी अब डेटा की. कोई डेटा बहुत अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हटा दो, उसको रखने का फ़ायदा नहीं है. कोई बहुत कम है, भीड़ से बिल्कुल अलग दिख रहा है, उसको भी छोड़ दो. ट्रिम्ड मीन सीखेंगे. 10% ट्रिम्ड मीन, 20% ट्रिम्ड मीन, ये सब तो थोड़े इजी होते हैं, 10, 20, 15 वाले. लेकिन जो फ्रैक्शन वाले होते हैं 27, 23, 28, 32, 48, इस टाइप के ट्रिम्ड मीन जो है वो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, ना कोई टीचर आपको कॉलेज में कराएगा. वो हम लोग सिर्फ आपको कराएंगे एक्सक्लूसिवली. ठीक है? तो ट्रिम्ड मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा होगा, ना कोई भी कॉलेज के टीचर आपको ये चीज़ कराएंगे ढंग से. सिर्फ 10% एक इजी सा निकाल करके फटक से निकल जाएंगे आगे, वो इस चीज़ को नहीं कराएंगे ज़्यादा. तो ये हम लोग करेंगे ट्रिम्ड मीन अच्छे से, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बस एक क्लास और की ज़रूरत है, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज. ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय 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 बाय. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ पूछना है या कुछ समझना है, आज के क्लास में कुछ नहीं समझ में आया, वो बच्चे दूसरा मीटिंग ज्वाइन करें, वो वेट करेंगे अभी. तो हो गई आज की क्लास बच्चे. तब तक के लिए बाय 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 बाय.